वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपेक्षित आरओ और एपीएस इत्यादि वैकेंसीज में जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होता है, स्टेज 1 के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप यहाँ पर शुरू हुआ है 21 जुलाई 2024 से। और इसका स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे हैं। 21 जुलाई 2024 वाले ग्रुप में जो लोग आए हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। पूरा इसको ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आपको क्या क्या स्टडी करना है, कैसे कैसे आपको स्टडी करना है, डे वाइज कितना यहाँ पे पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, सब कुछ इसमें बताया गया है। पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा इसको देख लीजिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड का कोई स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सवाल आएंगे आपके एग्जाम में और सवालों की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ही आपका लाभ होगा। पेड क्विज में प्रैक्टिस इसमें कराएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड की, और कुछ टेस्ट सीरीज जो आपकी होनी है इस पूरे पेड बैच में उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ अलग से भी क्वेश्चन हम लोग समय समय पर पोस्ट करेंगे। टोटल करंट अफेयर आपको जुलाई 2023 से लेकर मई 2024 हमने दे दिया नेशनल इंटरनेशनल वाला, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आपको जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक का एक साथ दे दिया गया है। बाकी आपको हर मंथ आगे मिलता रहेगा। जो करंट अफेयर यहाँ पर दिया जाएगा नेशनल इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वही सफिशियंट होगा। इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात हो गई, करंट अफेयर की बात हो गई। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं आपके स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में, वो सिलेबस कैसे होगा, 80 डे वाइज क्लास नोट्स के फॉर्म में होगा। डे वाइज क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएंगी और डे वाइज क्लास नोट्स पूरे होने के बाद कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दी जाएंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलना शुरू होगी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि 80 डेज से पहले रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा कमिटमेंट इस ग्रुप में ये है कि जैसे ही 80 डे वाइज क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट होंगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी हम आपको देने लगेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस। तो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। पहले क्लास नोट्स के माध्यम से करते रहिए शुरुआत के 80 दिवस, और फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से उनका रिवीजन कर लीजिए, और एक बार और एग्जाम से पहले क्लास नोट्स का सब्जेक्ट वाइज जो दे दिया जाएगा पीडीएफ उससे रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। रीजनिंग एप्टीट्यूड करंट अफेयर के अलावा बच्चे जो 8-8 टॉपिक हैं तो उसमें 8-8 डे वाइज क्लास नोट्स से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 80 डे वाइज क्लास नोट्स दिए जाएंगे आपको। स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली क्लास नोट अपलोड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में 8 बजे, और जैसे ही 80 डेज हो जाएंगे तो फिर इन्हीं क्लास नोट्स का आपको वीडियो मिलने लगेगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी। एग्जाम से पहले ही सारी वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये हमारा कमिटमेंट है। मान लीजिए 80 दिवस जो हमारा प्लान है आपको पहले नोट्स देने का, मान लीजिए नोट्स देते देते ही नोटिफिकेशन आ जाता है या अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो हम सारी चीज़ें प्रीपोन करेंगे और वीडियो क्लासेस आपको पहले ही मिल जाएगी। लेकिन अभी का कमिटमेंट हमारा ये है कि पहले आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, फिर बाद में आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टडी मटेरियल है 2021 और 2022 जनवरी में विभिन्न शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की, उसी के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर देंगे। ऑफिशियल सिलेबस में अगर थोड़ा भी परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन को भी इस कोर्स में समाहित किया जाएगा। ठीक है, आरओ एआरओ के वैकेंसीज में, एपीएस इत्यादि वैकेंसी में यही सिलेबस रहता है। पैटर्न वगैरह कई बार बदल जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते हैं। जैसे 2021 में जब लास्ट टाइम में वैकेंसी आई थी और एग्जाम हुआ था दिसंबर में, 2022 जनवरी में भी कुछ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ये पेपर सीबीटी फॉर्म में ऑनलाइन हुआ था। वैसे पहले ऑफलाइन हुआ करता था। ठीक है, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप पूरी तैयारी जो है हमारे साथ कर सकते हैं इसमें सिलेबस की। इसके सिलेबस में आप देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पॉपुलेशन, सारे पॉइंट्स वैसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे यूपीपीएससी में जब भी कोई पेपर होता है उसमें जीएस के पॉइंट्स होते हैं। एडिशनल इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश इसमें एडिशनल है जो नहीं होती है सारे एग्जाम्स में, और एक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये इसमें एडिशनल है, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के भी सवाल इसमें आते हैं। तो पूरी तैयारी इसमें आपकी कराई जाएगी। कुछ प्रैक्टिस वाले पॉइंट्स हैं जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ही इसमें आपको आगे लेके जाएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में मैं अभी पेपर्स आपको दिखा दूंगा तो और अच्छा अंदाज़ा पड़ जाएगा। और बाकी जो चीज़ें बच रही हैं उसका इस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम भी है अभी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं इन पॉइंट्स की, जिससे आपका एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। और सबसे ज़रूरी ही कट ऑफ तक पहुंच सके। कट ऑफ इसका देखना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप किसी तरीके के भ्रम में ना रहें। कट ऑफ मार्क्स तक पहुंचना एचसी में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कुछ कारण है, पहला कारण ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा कारण ये है कि क्वेश्चन थोड़े ईजी साइड आते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल पेपर नहीं होता है। आगे अगर होगा भी तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे ही, और जाहिर सी बात है जब पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट साइड जाता है कट ऑफ गिरता है, पेपर ईजी साइड रहता है कट ऑफ ज़्यादा रहता है। तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पर 206 नंबर करीब गया था,
2018-19 वाले में। और ये मैं जो है कट ऑफ बता रहा हूँ 250 में से, क्योंकि 50 की यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है, कंपलसरी टाइपिंग टेस्ट होता है। और 200 मार्क्स यहाँ पर आपके सीबीटी के जोड़े जाते हैं स्टेज 1 के, तो उसको मिला करके ये आपका कट ऑफ बना था 205 नंबर। और ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें जो टाइपिंग सीखे हुए लोग हैं आसानी से 40, 45, 47, 48 तक नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। टाइपिंग के थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें आपको पूरे पूरे नंबर कई बार मिलते हैं। तो आपको ये मान के चलिए कि आपको 170, 175 नंबर टारगेट करने पड़ते हैं अपने सीबीटी में या फिर फर्स्ट स्टेज में। और ये बिल्कुल लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लाया नहीं है। पिछली बार भी हमारे कई सारे लोग जो है फाइनली इतने नंबर लाकर सिलेक्ट हुए थे, कुछ लोगों के 190 तक भी पहुंचे थे, 185, 90। सो ये आप कर सकते हैं इसमें। 212.70 कट ऑफ यहाँ पर 2019 वाले एग्ज़ाम का गया था। और अभी हाल में एचसी का जो एग्ज़ाम लास्ट हुआ था आपका 2021 और 22 में, उसका भी फाइनल कट ऑफ रिलीज़ कर दिया गया है, वो मैं अभी आपको शो कर दे रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा। ये कट ऑफ आपका गया था यूआर मतलब ये 2021 वाले एग्ज़ाम में। 2021 और 22 में जो दिसंबर में जनवरी में अलग अलग शिफ्ट में जो सीबीटी हुआ था, उसमें ये कट ऑफ ही गया था। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे गिवन है। पेपर का स्तर कुछ इस तरीके का होता है, कहने को तो आरओ का ये पेपर होता है, लेकिन लेवल अभी तक देखा गया है कि इजी साइड रहता है, इजी मॉडरेट साइड रहता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी टिपिकल होते हैं, क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं होते हैं, ये इसमें देखा गया है, ठीक है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर हो गया। बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। कन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? किस कलर के रे सबसे ज़्यादा बेंड होते हैं प्रिज्म से पास होने पर? रियर व्यू मिरर के रूप में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इस सब अवधारणा पे आधारित क्वेश्चन, बेसिक यूजेस। महावीर जैन ने अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली थी? बेसिक क्वेश्चन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जीएस के, जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। मौर्य किंगडम की स्थापना किसने की? कुछ शिफ्ट में थोड़े से टिपिकल भी थे, जैसे प्रथम झंडा के बारे में पूछा गया था, संगठन और उसके नायक कौन कौन थे मॉडर्न हिस्ट्री में, इस तरीके से। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि जैसे यूपीपीएससी आरओ स्तर के क्वेश्चन होते हैं वैसा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया था। इकोनॉमी जो इंडस वैली की थी वो किस पे आधारित थी? पशुपालन पे, शिल्प पे, कृषि पे या व्यापार वाणिज्य पे? ठीक है, सिंपल बात है, व्यापार वाणिज्य। मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने महमूद गजनी को कह सकते हैं अकम्पनी दी थी यहाँ पे आने पर इंडिया एक्सपीडिशन में, उनका नाम। इन विच सेंचुरी डिड फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान किसके शासनकाल में आया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इस सब क्वेश्चन जो कई बार आप देखते रहते हैं, पुराने सालों के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं इसमें। यही कारण है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। हिंदी क्वेश्चन भी इजी साइड रहते हैं, और मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट साइड नहीं रहते हैं। आप देखिए इस पेपर में मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें अगर आप देखें बहुत डिफिकल्ट इसमें नहीं होते हैं। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा, रेखांकित पद कौन सा बताना है? तो जैसे ये हरा विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो गया। सिंपल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उस पर आधारित रहते हैं, वोकैबलरी पे। जैसे चूज द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, वेल्थ, ब्यूटी एंड फेम आर डैश आर वॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा, यानी कि नॉन परमानेंट, क्षणिक। शी गोज टू वर्क एट अनयूजुअल आवर्स, तो वर्क क्या है? वर्क एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है कि नाउन है इसमें? ठीक है, वर्क तो वैसे वर्ब होता है, लेकिन वाक्य में क्या है ये बताना है। तो वाक्य में क्या हो रहा है? वाक्य में नाउन की तरीके काम कर रहा है। सो इस तरीके से आपको करना पड़ता है इसमें। कंप्यूटर क्वेश्चन से भी ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से मैंने कहा कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन डुएबल होते हैं। पेपर दो तरीके से बनता है। जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं ये यूपीपीएससी आरओ पेपर के क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी आरओ पेपर इस तरीके का बनाता है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल लें, जैसे इसमें कथन और कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी कथन होता है, कारण होता है, उसमें आपको बताना पड़ता है क्या उसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं। अगर कोई डिटेल वाला क्वेश्चन है तो उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दी होती है, उसमें बताना पड़ता है कोई एक सही है, कोई 2 सही है या दोनों सही है। अभी कथन कारण वाले सवाल, मिलाने वाले सवाल, डिटेल वाले सवाल जिसमें एक ही फैक्ट के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाती है। पंजाब के विलय के बारे में यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। जबकि आप देखेंगे दाईं तरफ क्या दिया हुआ है, ये एचसी के क्वेश्चंस है। ये हमने पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर भी कर दी है। एचसी आरओ के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस डुएबल हैं और क्वेश्चंस लेंदी नहीं है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के लिए स्टमक में।
कौन सा ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है, जो कौन सा स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में इनमें से इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, सिंपल। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हम बचपन से अपने क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं वही सब ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। ऐसा मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी इतना ही ईजी पेपर होगा, लेकिन जब भी ईजी पेपर होगा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और जब भी टफ पेपर होगा कट ऑफ गिरेगा, तो वही इक्वेशन होती है हमेशा। अगर ईजी पेपर आया तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन आपको निकालने पड़ते हैं। अब लास्ट बार कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो एक एवरेज हमने निकाला है कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, किस सब्जेक्ट से। तो जनरल साइंस से आपके 17 से 18 क्वेश्चन देखे गए थे हर शिफ्ट में, फिर आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12 क्वेश्चन देखे गए थे, नेशनल मूवमेंट से 19 क्वेश्चन देखे गए थे, तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से 30 सवाल लगभग हर शिफ्ट में आए थे। हिस्ट्री काफ़ी बड़ा इसमें पोर्शन है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर से यहाँ पर देखे गए थे 16 प्रश्न, 10 प्रश्न यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स से देखे गए थे, इसमें डेटा भी पूछा गया था, बेसिक भी पूछा गया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज से यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन माफ कीजिएगा, 7 सवाल आए थे। 22 क्वेश्चन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल रिसोर्सेज से आए थे, नेचुरल रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ इसमें शामिल था। इससे 22 सवाल आए थे, 20-22 सवाल हर शिफ्ट में, किसी में 24 थे, किसी में 20, तो एवरेज यहाँ पे निकाला गया 22। 21 भी थे किसी किसी शिफ्ट में। करंट अफेयर से यहाँ पर 19 सवाल पूछे गए थे, मतलब 10% पोर्शन आपका करंट अफेयर का रहता है। कभी कभी 25 सवाल तक भी करंट अफेयर के देखे गए थे एक शिफ्ट में। फिर एप्टीट्यूड सेक्शन से अब 25 प्रश्न इसमें आए थे। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी जीके से कुल मिलाकर यूपी करंट अफेयर से 11 सवाल आए थे इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से सभी शिफ्ट में 20 सवाल इसमें आए थे, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, सभी शिफ्ट में। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पर 22 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में देखे गए थे, 21 से 22। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है 12 बिंदु और करीब 200 प्रश्नों का ये पेपर। तो इस तरीके से लगभग आपको हर जगह पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट से 30 प्रश्न बन रहे हैं, और ज्योग्राफी से 22-23 तो बन ही रहे हैं, तो 1/4 पोर्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर से भी 20 बन रहे हैं, एप्टीट्यूड से 25 और हिंदी इंग्लिश से 20। तो ये एक अच्छा मतलब है कि आपको हर एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहेगी क्वेश्चन को लेफ्ट करने की। आपके पास यही चॉइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सही निकालें, तभी आप कट ऑफ जो कि काफ़ी हाई जाता है उसको क्रॉस कर पाएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल यूपीपीएससी के आरओ की तैयारी करते हैं उनके में कंप्यूटर मेंस में आता है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, 200 का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पर आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। कई सारे हो चुके हैं, मतलब अभी आप ग्रुप में जुड़े हैं पेड क्विज वाले में, लेकिन क्विज ग्रुप हमारा काफ़ी पहले से चल रहा है, तो कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो क्वेश्चन हमने कराए हैं अभी हाल में, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन आए हैं, भले ही हमने उस एग्जाम को टारगेट करके ना कराया। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आरओ का जो कैंसिल्ड पेपर है वो हुआ था, अभी और भी जो पेपर बीच में हुए थे UPSSC के, कई सारे हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन जो क्विज में कराए हुए डायरेक्टली उन पेपर्स में आए। तो 20 प्रश्न यहाँ पे जीएस के सब्जेक्ट के हम करा रहे हैं, 10 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 10 प्रश्न जनरल इंग्लिश के, 10 कंप्यूटर के यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको कराए जा रहे हैं। और कई सारे प्रश्न हो चुके हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एचसी आरओ के लिए आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में आपको तैयारी किस तरीके से करनी है कंटेंट की। कंटेंट जो है इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम ले लेते हैं, स्कीम हम लोग ले लेते हैं इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च किया गया। अब इसमें तथ्य जो है वो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ कि ये आपका तैयार भी हो जाए। पीएम विश्वकर्मा को किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी जी ने। कब लॉन्च किया था? व्हेन, तो डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 2023। अब इसमें हु में आप लिख सकते हैं बेनिफिशरीज, इसमें पूछ सकते हैं बेनिफिशरी कौन होंगे, यानी इसका लाभ किसको मिलेगा। बेनिफिशरी होंगे 18 तरीके के ट्रेडर्स, 18 तरीके का जो काम होता है, मछली का जाल बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ हो गए और बढ़ई वगैरह होगा, इनको लाभ दिया जाएगा। वॉट क्या है? वॉट का मतलब इसमें आ जाएगा क्या लाभ इसमें दिया जाएगा। इसमें 6 तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें रिकॉग्निशन है, स्किल अपग्रेडेशन है, मार्केटिंग सपोर्ट है, ये सब ठीक है। डिजिटल पेमेंट का कह सकते हैं इंसेंटिव भी है।
कितना मिलेगा अगर आपसे पूछें तो इसमें जैसे आपसे पूछें इसके तहत कितने लोन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, कितना क्रेडिट मिल सकता है। 1 लाख रुपए पहली बार में, 2 लाख रुपए दूसरी बार में यहाँ पे मिलेगा। और इसको स्कीम को कहाँ पे लॉन्च किया गया था? न्यू दिल्ली में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये हो गया डिटेल्स में। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है? तो इसमें 3 मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 3 मिनिस्ट्री ज्वाइंटली इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे हो गया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 मिनिस्ट्री इसको कंज्वाइंटली इंप्लीमेंट करने वाली है। अब इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसी में से क्या होता है कि जैसे बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, कोई अदर स्टेट पीसीएस हो गया, ये कई सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में डाल देते हैं, उसमें पूछते हैं कौन सा कथन सही है स्कीम के बारे में। जबकि एचसी आरओ में क्या होगा, हर शिफ्ट में आप देखेंगे, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ, इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी। कोई एग्जाम मतलब ये डेट पूछेगा किस डेट पर आई थी, कोई पूछेगा कि इसमें जो है कितना क्रेडिट दिया जाएगा, और इसमें पूछेंगे कितने तरीके का सपोर्ट इसमें प्रॉमिस किया गया है। किसी में मिनिस्ट्री पूछ ली जाएगी और वेन्यू पूछ ली जाएगी कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में मतलब एक इंफॉर्मेशन से, एक तरीके की चीज़ से, एक तरीके के कंटेंट से, टॉपिक से एक ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाता है HCRO। इसी वजह से आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। तो मैं आपको कहाँ पे ये ले जाना चाह रहा था, ये कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा खूब सारा, आपको पढ़ना कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ उसमें पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में तमाम इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी होगी, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस इसमें ज़्यादा है, नो डाउट, कई सारी इसमें चीज़ें हैं, सिलेबस इसमें ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो पर क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। 5 आवर्स डेली का एक आपको टाइम प्लान अपना बनाना चाहिए, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज। सब्जेक्ट वाइज भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है और मॉड्यूल वाइज भी। जो लोग मॉड्यूल वाइज स्टडी करेंगे वो जो है मॉड्यूल को 1 आवर आप फॉलो करिए, 1 घंटा आपको मॉड्यूल पढ़ने में जाएगा जो आपको दिया जाएगा। अब मॉड्यूल कैसे कैसे आएगा उसका हमने पूरा टाइम प्लान भी दिया होगा आपको। मॉड्यूल का टाइम प्लान अगर नहीं भी दिया है तो एक सब्जेक्ट का एक ही मॉड्यूल होगा। फिर करंट अफेयर जो पीडीएफ आपको दी गई है, आपको जुलाई से अभी तक का कवर करना है, तो 45 मिनट्स यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को देंगे तो विद इन 15 डेज में आप पूरा तैयार कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, और फिर बाद में रिवीजन चलेगा आपका डेली। डेली क्विज प्लस पीवाईक्यू, इसमें आप 45 मिनट दीजिए कम से कम अभी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, उनको कवर करने में टाइम लगेगा। और बाकी बचा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिवीजन है। जैसे जैसे मॉड्यूल आपके 80 होने हैं, आप हर 8 मॉड्यूल बाद या हर 5 मॉड्यूल, हर 10 मॉड्यूल बाद रिवीजन का यहाँ पर टाइम प्लान बनाइए कि आप पुराने मॉड्यूल को दोहराएंगे भी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जब इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ता है तो रिवीजन की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिवीजन को इग्नोर करेंगे तो आप जो है पीछे रह जाएंगे। हमेशा ही ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा यहाँ पर आपको टाइम प्लान खुद बनाना पड़ेगा कि आप पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ें, और अभी टाइम है, अभी आप रिवाइज कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे आप अपने टाइम प्लान को फॉलो कर सकते हैं, बस हमारे जो कह सकते हैं नोट्स को सब्जेक्ट वाइज में शामिल करना है आपको। जैसे मान लीजिए आप एक दिन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के साथ आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या फिर करेंट अफेयर पढ़ते हैं या यूपीजी के पढ़ते हैं, आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा। 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर के डेली आप चलें, आप इसमें सब्जेक्ट मिक्स करते हुए इसमें पढ़िए। एक सब्जेक्ट कुछ लोग फिनिश करते हैं फिर दूसरे को उठाते हैं, ये अप्रोच भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको भी 4 से 5 घंटे यहाँ पे देने होंगे प्रैक्टिस के लिए। कम से कम आपको 45 मिनट देने होंगे अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी कर रहे हैं तो। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब जो है इतना नहीं कवर हो पाता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड पूरा प्रैक्टिस पे आधारित है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगाइए जैसे आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलते हैं। हम पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करिए रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए पीवाईक्यू में, उसके बाद हम आपको फ्रेश क्वेश्चंस उपलब्ध कराएंगे पेड क्विज में, और कई सारे क्वेश्चंस के सेट की पीडीएफ भी आएगी। लेकिन सबसे पहले तो पीवाईक्यू में रीजनिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है वो आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले अपने शुरू के टाइम प्लान में। जिन चीज़ों से आपको बचना है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। लाइव क्लासेस जैसी चीज़ से कतई बची है। यहाँ पे एचसी जैसा जो एग्जाम पूरी तरीके से फैक्चुअल रहने वाला है,
लाइव क्लासेस सिर्फ आपका टाइम हैम्पर करेगी, जितना टाइम आप किसी भी एक लाइव क्लास को देते हैं उतने में 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और आएगा हमारे नोट्स से ही। ठीक है, पिछली बार भी हमने जो ग्रुप चलाया था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जब आंसर की बाहर आई थी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जब लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर मिले, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हुआ था तो वो सब शो नहीं कर पाए थे। लेकिन बात यह है कि जो भी यहाँ पे करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं, आएगा इसी में से। फर्जी किसी की लाइव क्लासेस बची है, जितनी देर में आप लाइव क्लास में उनके मुख से वो बात सुनेंगे उतनी देर में आप वो चीज़ 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं जो आपके काम आएगी। लाइव क्लासेस डिबेट्स एंड डिस्कशन की नीड नहीं है, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए। यहाँ पर ये कोई यूपीएससी पेपर नहीं देने जा रहे हैं जिसमें डिबेट्स डिस्कशन फर्जी चीज़ों पर चल रहे हैं। सोशल जो चीज़ें चल रही हैं, संदेश खाली में जो चल रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका डिबेट डिस्कशन आपके एग्जाम के काम का नहीं है। आपके एग्जाम के काम का जितना भी करंट अफेयर है वो हमने मंथ वाइज पीडीएफ फॉर्म में दे दिया है, वही सफिशियंट है, उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कुल मिलाकर समय बचाइए, जो सिलेबस की डिमांड है, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए। आप एचसी आरओआर में सिलेक्ट तभी होंगे, या फिर किसी भी एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेक्ट तभी होंगे जब उस एग्जाम की डिमांड पूरी करेंगे, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, तभी जो है आप सिलेक्ट होंगे। आप कितना बड़े ज्ञाता हैं, आपको कितनी नॉलेज है किसी भी डिस्कोर्स के बारे में, आप कितना अच्छा डिबेट डिस्कशन कर लेते हैं या फिर अच्छे ओरेटर हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। जब तक आप वो अंक नहीं लाएंगे जो कट ऑफ जो आयोग निकालेगा या फिर जो भी एग्जाम करा रहा है एजेंसी, वो बताएगा कि इतना अंक चाहिए, जब तक आप उस अंक तक नहीं पहुंचेंगे सारे डिबेट डिस्कशन डिस्कोर्स सब बेकार है। तो सिलेबस और जो पैटर्न है, जिस जिस तरीके से आपका पेपर होने वाला है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, ये समझिए। यहाँ पे जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं तैयार करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में जो जरूरी है हमने दे दिया। ज़्यादातर डेटा आधारित क्वेश्चन होते हैं, फालतू में जो मैप प्रैक्टिस वगैरह इन सब से बचिए। जो मैप प्रैक्टिस से आना ही नहीं है, जो मान लीजिए एक क्वेश्चन आना है 200 में से, वो भी जो है फैक्चुअली कवर हो जाता है। कंट्री कैपिटल पूछ रहा है, उसमें मैप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके एग्जाम के काम की नहीं है उससे बचिए। अगर आप अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस एग्जाम की, तो वो करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एचसी आरओआर की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वही तैयारी करिए जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए बस। कुल मिलाकर एचसीआरओ की तैयारी और हमारा ग्रुप कैसे चलेगा ये इन पॉइंट्स में समराइज्ड है। आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, जो दिया गया है वही स्टडी करना है। अलग अलग से नहीं पूछेगा कि हम ये बुक ले सकते हैं वो बुक ले सकते हैं, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा, इसी को आपको स्टडी करना है और जल्दी से सिलेबस फिनिश करने पर फोकस करिए। जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, यूपी करंट अफेयर जितना दिया गया उसको स्टडी करने पर फोकस करिए, उसको फिनिश करने पर फोकस करिए, जितने पॉइंट्स दिए गए सिलेबस के, जिससे आप बाद में रेगुलर रिवीजन कर सकें। क्योंकि एक बार एचसी आरओआर को नोटिफिकेशन आ गया, 30, 40, 50 दिवस में ये लोग एग्जाम करा लेते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होगा पिछली बार भी। तो रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, और सिलेबस जल्दी से कंप्लीट आपको कर लेना चाहिए। विद इन 3 मंथ्स इस ग्रुप के शुरू होने के बाद आपको कोशिश करना है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों, जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए उसको पढ़ चुके हों, जिससे आप बार बार रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें और अपने को 170 180 नंबर लाने के लिए कंसोलिडेट कर सकें 200 में से। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, सिलेबस संबंधित, पीवाईक्यू संबंधित, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी वजह से फुल पेड ग्रुप मेंबर को डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया जाता है। आप वहाँ पर मैथ्स के रीजनिंग के डाउट अपने पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। विद इन 6 आवर्स जो है आपको रिप्लाई वहाँ पर किया जाता है। तो मैक्सिमम 6 आवर्स तक का समय होता है, लेकिन इतना दिन के समय में आपको वेट करना नहीं होता है। आपको जैसे ही मतलब क्वेश्चन आपका भेजा जाता है, दिन के समय में हमारी एडमिन टीम एक्टिव रहती है, आपका जवाब देती है। मान लीजिए आप एकदम नाइट में पूछते हैं, 12-1 बजे कुछ लोग डाउट पूछते हैं, तो अगले दिन सुबह में उनका डाउट सॉल्व करके बता दिया जाता है। ये आपका क्विज ग्रुप है जिससे आपको प्रैक्टिस करना है, इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये जो पिंड मैसेज है आपके यहाँ पे बीच में दिखेगा आपकी डिवाइस में, मेरे यहाँ पे साइड में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग हल्का सा टच कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा टच करने के बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे देगा। तो इस तरीके से आप इसको जा करके लिंक को फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है इसका एक वीडियो भी मैंने बना कर दिया था, तो इसको आप देख सकते हैं, इससे पूरा समझ जाएंगे क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो जैसे मैंने यहाँ पे सी चुना तो ये गलत है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी है। और डी में क्या है? अध्यक्ष, ये इसमें लिखा हुआ है जैसे बल्ब एक्सप्लेनेशन में, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 10 सदस्यीय पैनल एक सदस्य जो है करता है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आते हैं एचसीआरओ में, वैसे ही यहाँ पे बताया गया ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है। तो जैसे हमने यहाँ पे डी चुना, SO2, तो ये सही हो गया।
तो इस तरीके से जो आंसर टिक मार्क के साथ है वही आपका सही उत्तर है। इनेबलिंग द बिजनेस एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसकी है? मान लीजिए हमने यहाँ पे चुना WTO, तो यहाँ पे गलत उत्तर हो गया। गलत उत्तर में क्या लगता है? क्रॉस, रेड क्रॉस लग जाता है, ठीक है। और सही उत्तर में क्या लगता है? व्हाइट टिक मार्क लगा रहता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे एक व्हाइट टिक मार्क यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जूम करके देखिए, यहाँ पे एक व्हाइट टिक मार्क है। इसमें परसेंटेज से नहीं देखिएगा, परसेंटेज कई बार कम ज़्यादा होता है, उससे नहीं मतलब है। व्हाइट टिक मार्क आपका सही उत्तर डिनोट करता है। शेड्यूल्ड बैंक की पेड अप कैपिटल कितने से कम नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 लाख चूज करता हूँ, जो कि गलत है, तो 5 लाख हमारा सही उत्तर है, इसमें टिक मार्क लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पे करिए, और कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका आप लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए।